अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। ठीक है, so that's all. So now our next topic is heat transfer or transfer of heat. तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जैसे ये हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और किस तरीके से वो चीज़ें ऑल्टर करती है। जैसे हमने वाटर की एग्जांपल देखी थी, फिर उससे कोस्टल एरियाज और लैंड एरियाज में क्या फ़र्क पड़ता है वो सब हम लोगों ने देखा था, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं कि हीट को अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेके जाना हो, उसको ट्रांसफ़र करना हो, तो वो कैसे होता है। कुछ इसकी एग्जांपल्स मैं देखती हूँ जो मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, फिर हम ये फिनोमेना हम पढ़ेंगे कि अच्छा ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो कूल डाउन हुई हुई होती है और वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में आई होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको हाथ में पकड़ा है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं फर्स्ट करती हूँ कि जो आइस है उसका टेम्परेचर 4 डिग्रीज है। 4 डिग्रीज नहीं, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे आइस बनती है, तो 0 डिग्रीज मेरे पास आइस का टेम्परेचर है। अब मैंने जब वो 0 डिग्री वाली आइस अपने हाथ में पकड़ी, तो क्या होता है कि वो पिघलना शुरू हो जाती है ना। मैंने उसको कोई आग तो दी नहीं, मैंने उसको कोई हीट एनर्जी या कोई आग तो उसको मैंने प्रोवाइड ही नहीं की, तो वो मेल्ट होना क्यों शुरू हुई। वो जो 0 डिग्री पे थी वो उसी डिग्री पे ही रहती, वो मेल्ट क्यों हो रही है। वो मेल्ट कोई वजह होगी ना कि वो गर्म गर्म एकदम से कैसे हुई है। तो चलो मैं अगर कह देती हूँ कि चलो और हीट एनर्जी तो मैंने नहीं ली, लेकिन मेरे हाथ तो गर्म थे या मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री ना, तो मतलब मेरे हाथ का टेम्परेचर भी 37 है। तो वो मेरे हाथ से हीट निकल के बर्फ के पास जा रही है, बट ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, ये चीज एक तो हमने पढ़नी है।
दूसरी चीज कि इसी तरीके से अगर कोई गरम कप है, ठीक है, कोई गरम कप है, कोई गरम चीज है, उसको मैंने हाथ लगा दिया तो मेरा हाथ एकदम से जल जाता है। अब वो जो कप की हीट थी, कप की गर्मी है, वो मेरे हाथों पे कैसे आ गई? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ये ट्रांसफर जो हो रहा है, ये हो कैसे रहा है? ठीक है, ये हम लोगों ने इसमें पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? हीट ट्रांसफर occurs when thermal energy is transferred from one object to another because of a difference in temperature। क्या कह रहे हैं कि थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफर बेसिकली होती क्या है? जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। थर्मल इज ऑल्सो कॉल्ड हीट, तो एक ही बात है कि थर्मल बोलूं या हीट बोलूं तो इस चीज का मतलब सेम ही है। नाउ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कैसे? फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बिकॉज ऑफ, किस वजह से? डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये पॉइंट है जो कि चीज मेन है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास एनर्जी चेंज हो रही है या ट्रांसफर हो रही है। अभी मैंने बात की थी हाथ और आइस की, कि मेरे हाथ का टेम्परेचर 37 था और वही आइस ब्लॉक है, उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है? ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये आइस का एक ब्लॉक है, ठीक है। इस आइस ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना बता रहे हैं? वो बता रहे हैं 0 डिग्री, और जो मेरा हाथ है, हाथ का टेम्परेचर है 37 डिग्री। तो मुझे नजर आ रहा है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है दोनों चीजों के बीच में, बिल्कुल है। तो यानी कि जब मैं इस आइस को इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आऊंगी तो इसके अंदर से जो हीट एनर्जी होगी, जो भी हीट एनर्जी होगी वो ट्रांसफर होगी इसको, ऐसा ही है। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये मेरे पास प्रोसीजर है जिसकी वजह से हीट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रेवल करती है। इसको फर्दर और अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे आगे जाके। अच्छा, सेकेंडली क्या कह रहे हैं? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट्स रीच द सेम टेम्परेचर। कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर। यानी कि ये अगर ऐसा होगा कि दोनों टेम्परेचर, दोनों चीजों का टेम्परेचर सेम होगा। फर्ज करें अगर ये पानी का टब है, ठीक है, इसमें पानी है और ये आपका हाथ है, जैसा भी है। अब इस पानी का टेम्परेचर फर्ज करूं मैं कि इसका पानी का टेम्परेचर 37 है, आपका हाथ का टेम्परेचर भी 37 है। आपने हाथ इसमें डिप किया, कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा? नो। क्यों? बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है, एंड जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक हीट एनर्जी, जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, जिसकी वजह से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ टेम्परेचर है तो यहाँ हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर भी अब ये मैं कहूंगी कि कब तक होगा? पूरी जिंदगी चलता रहेगा? पूरी जिंदगी चलता रहेगा? नहीं, जब जाके दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अच्छा, एक और चीज, जब ये हीट एनर्जी यहाँ जा रही है तो ये कुछ ना कुछ, ये जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अब इसमें से हीट जब निकल रही है तो ये कूल डाउन भी तो हो रहा होगा ना। ये मेरा हाथ, जो हमें ठंडक महसूस हो रही होती है, वो ठंडक आइस की ठंडक नहीं है, वो बेसिकली जो मेरे हाथ से जो टेम्परेचर जा रहा है, जो मेरे हाथ से जो गर्माइश जा रही है आइस के लिए, आइस के पास, उसकी वजह से जो मेरे हाथ में ठंडक महसूस हो रही है, मुझे वो फील होती है, वो कूल चीज फील हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यानी कि ये टेम्परेचर ड्रॉप होता रहता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते समझो कि ये होता रहेगा, ये पहुंच गया 15 पे जाके, सही है। और हाथ मेरा कम होते 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 22 पे पहुंच गया। फिर एक और पॉइंट आएगा कि ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों, एक पॉइंट आएगा जिसमें दोनों टेम्परेचर एकदम बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे मेरे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा, या मैं कहूंगी कि अब मेरे पास कोई भी हीट ट्रांसफर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ हीट ट्रांसफर इज डन।
अब वो यही अभी मैंने जो इक्विलिब्रियम वाली बात की वो यही कह रहे हैं कि वन बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर विच इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम यानी ये चीज थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। नाउ देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कितने मेथड्स है हीट ट्रांसफर के? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों के ऊपर जाएंगे कि इन तीनों में फर्क क्या है, उन तीनों का मतलब क्या है। ये तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है। ठीक है। अब ये कैसे होता है और क्या फर्क है दोनों तीनों में, कौन सी जगह हम कौन सा वाला फिनोमेना देखते हैं, कौन सा मिलता है, ये चीजें हम लोग अब इसके अंदर आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल कंडक्शन। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हमारे पास हीट ट्रांसफर के तीन मेथड्स होते हैं, राइट। एक है कन्वेक्शन, एक है कंडक्शन और एक हमारे पास होता है रेडिएशन। अब हम लोग सबसे पहले जो है वो थर्मल कंडक्शन के ऊपर आते हैं। थर्मल कंडक्शन से क्या मुराद है और थर्मल कंडक्शन बेसिकली क्या चीज़, उसके अंदर क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को अब थर्ड डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्मल कंडक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। A cooking pot's top edge get extremely hot when we touch them after it has been on stove for a while. Even if they're not getting heat directly, it happens because heat is transferred to these top edges due to the phenomenon of conduction. बिल्कुल ऐसी नॉर्मल सी बात है, हम लोग डेली लाइफ में चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि जब क्या होता है कि आपने चूल्हे पे कोई चीज चढ़ाई हुई है, कोई पतीला रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने एक ढक्कन रखा हुआ है, तो ये उसको उसका कैप रखा हुआ है, उसको बंद किया हुआ है। अब आपने जो आग लगी हुई है वो आग तो आपके पतीले पे लग रही है डायरेक्टली, तो ये जो पतीले का ढक्कन है ये क्यों गर्म हो रहा है? इसको आप हाथ लगाते हैं ये भी उतना ही गर्म होता है जितना पतीला गर्म होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किस वजह से हो रहा है कि हीट इसको डायरेक्टली नहीं मिल रही बट स्टिल ये चीज गर्म हो रही है? It happens because heat is transferred to these top edges due to phenomena of conduction. तो ये बेसिकली फिनोमेना ऑफ कंडक्शन है कि जो समझो कि किसी चीज के टच करने की वजह से जो है वो ट्रेवल कर रही है। जैसे मैंने ऊपर अभी एग्जांपल दी थी कि हाथ और आइस को जब मैं एक साथ वो करती हूँ, पकड़ती हूँ, हाथ में अगर मैं आइस को लेती हूँ तो मेरे हाथ का टेम्परेचर और क्योंकि आइस और मेरा हाथ जो है वो कांटेक्ट में है, उसकी वजह से ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि दोनों के टेम्परेचर्स में भी डिफरेंस है, तो उसकी वजह से मेरे पास हीट आराम से ट्रांसफर हो रही थी। तो अब मुझे समझ में आया कि असल में वो फिनोमेना था क्या? फिनोमेनन ऑफ कंडक्शन। ठीक है। Similarly, when frying vegetable in a pan as shown in the figure, heat transfer takes place from the flame to the pan and then to the vegetable due to conduction. ऐसा ही होता है कि मेरे पास जो है वो एक पतीले में मैंने आग लगाई हुई है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ इसके अंदर रखी हुई है जो कि जिसको पकना है, तो ये हीट डायरेक्टली इसको तो नहीं लग रही। हीट और इसके बीच में एक पैन है, हीट और वेजिटेबल के बीच में एक पैन आ रहा है, तो क्या होगा कि ये हीट पहले पैन को हीट करेगा और फिर ये पैन से जो है वो हीट इन वेजिटेबल को ट्रांसफर होगी। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है। अच्छा, दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। इन कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एटम्स टू एटम्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं कि इन कंडक्शन heat is transferred from atoms to atoms. Atoms में ट्रांसफर हो रहा है। We know कि every metal is made of atoms. तो जितने भी एटम्स होते जाएंगे, जैसे जैसे एटम कनेक्ट होते जाएंगे हीट ट्रांसफर होती जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में, राइट। इसी तरह एटम्स की प्रेजेंस में आपके पास हीट भी ट्रांसफर होती है। कह रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट ट्रेवल फास्टर अक्रॉस द मेटल व्हेन मेटल इज हीटेड। अब यहाँ पे ये वाली बात हम देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बिकॉज दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमें बात पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ कंडक्शन अच्छी होती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे हीट हो। अभी मैंने बात बताई थी। तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं हीट के? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं
और उसकी वजह से वो जो है ट्रैवल करते हैं फास्टर अक्रॉस द मेटल व्हेन मेटल इज हीटेड। तो जब मेटल हीट होता है तो वो ट्रैवल और ज्यादा तेजी, क्योंकि हीट देने से इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, राइट। एटम्स जो है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है। सो दैट इज वाई हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड क्विकली इन मेटल्स। ठीक है, दैट इज वाई हीट ट्रांसफर इज ट्रांसफर्ड क्विकली इन मेटल्स। वी कैन डिफाइन थर्मल कंडक्शन एज, अब हम थर्मल की डेफिनेशन अगर मैं देख लूँ, it is a method of transfer of heat due to collision of atoms and molecules and motion of free electrons in solids from its hot part to its cold part. अच्छा, इसमें एक और चीज है कि हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि कोई भी चीज, किसी भी चीज का अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक रूम है, एक रूम छोटा सा रूम है और वहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत गर्मी है। ठीक है, बहुत गर्म 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 रूम है, कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, बहुत आपको गर्मी लग रही है। दरवाजा खुलता है, एकदम से सारे लोग जो है वो भागने लगे हैं बाहर की तरफ, राइट। अब वो क्यों भाग रहे हैं? वो उस जगह पे, एक जगह पे एक्यूमुलेट हुए हैं, बस वही रहे। वो क्यों भाग रहे हैं? बिकॉज उस गर्मी से उनको भागना है, वो जा रहे हैं थोड़े से कोल्ड पार्ट की तरफ, थोड़ी ठंडी जगह की तरफ उनको मोशन करनी है, वो जाना है, क्योंकि वो गर्मी में वो बर्दाश्त नहीं होता। तो इसी तरह नॉर्मल फिनोमिना हम नॉर्मल नेचर में भी देखते हैं कि हमेशा जो टेम्परेचर है, या कह लो कि जो एक्साइटेड आइटम्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन या एटम्स में जब हीट हम डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो वाइब्रेट होने लगते हैं। तो वाइब्रेट होने की वजह से उनको जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही उनको कोल्ड पार्ट नजर आएगा, वो फौरन उसकी तरफ भागने लगेंगे। तो हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट हमेशा ट्रेवल होता है, तभी जो कोल्ड पार्ट होता है वो भी हॉट हो जाता है। हॉट पार्टिकल जब कोल्ड पार्ट की तरफ जाते हैं तो वो उनको भी गर्म कर देता है, फिर जैसे आगे और कोल्ड पार्ट आता है, गर्म करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, जब तक पीछे से हीट आती जाती है वो गर्म होता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो क्या होता है, आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, यानी बेसिकली इट्स मेनली बिकॉज ऑफ conduction, mainly because of the contact of atoms and contact of different objects with each other. अच्छा, अब नीचे एक इन्होंने स्केल दिया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने बेटर कंडक्टर और बेटर इंसुलेटर की एक एग्जांपल दी हुई। इंसुलेटर वो होते जो हीट कंडक्ट नहीं कर सकते, कंडक्टर वो होते जो हीट कंडक्ट कर सकते। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो कॉपर है, फिर आयरन है, फिर उससे कम कार्बन, फिर वाटर, फिर एयर जो है वो सबसे कम कंडक्शन दिखाती है, ग्लास उससे ज्यादा, उससे कम कंडक्शन, और रबर सबसे कम कंडक्शन। रबर में, रबर गर्म नहीं होता, ग्लास गर्म नहीं होता। ग्लास देखो गर्म होता है फौरन टूट जाता है, यानी वो बेयर नहीं कर सकता, उसके अंदर फ्री एटम्स नहीं कि वो गर्म रहे और कोई और चीज को टच करे तो वो भी गर्म हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास जो है ना वो इतनी खास इंसुलेशन नहीं दिखाते, इतनी खास कंडक्शन वो लोग हीट की नहीं शो करते मेरे पास। अच्छा, नाउ व्हेन वन एंड ऑफ द रॉड इज हीटेड, एक एग्जांपल दे दें जो हमने अभी पढ़ी थी कि हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट तक कैसे ट्रेवल करती है। वो ये कह रहे हैं कि when one end of the rod is heated, atom at this end starts vibrating with large amplitudes. एम्पलीट्यूड यानी बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे वो वाइब्रेट होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ ले कि ऐसे 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 इतना लंबा लंबा वाइब्रेट होने लगता है। एक पे वाइब्रेशन होती है ना, ऐसा आप करीब करीब इतने तेज से वाइब्रेट हो रहे, एक ऐसे लंबी लंबी डिस्टेंसेस पे वाइब्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये वाइब्रेशन का एक फिनोमेना मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, दिस इज कॉल्ड लार्जर एम्पलीट्यूड। These atoms hit the neighboring atoms, क्या करते हैं, they hit the neighboring atoms and transfer them heat energy, hit करते हैं और उसमें हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको नीचे शो हो रहा है। Now these atoms vibrate with larger amplitude and hit their nearby atoms, and the process continues. Heat energy is transferred between two ends in this manner. क्या हो रहा है कि ये यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या हो रही है कि आपने हीट दी, ठीक है, हीट की वजह से इनके अंदर वाइब्रेशंस आई, वाइब्रेशंस की वजह से टकरा टकरा के ये इस तरफ चले गए,
इधर पहुंच गए तो इधर के जो डिफरेंट एटम्स के साथ उन्होंने कोलाइड किया, फिर यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, इधर वाइब्रेशन के बाद वो आगे चले गए, फिर इधर वाले एटम्स के अंदर उन्होंने हीट एनर्जी प्रोड्यूस की, वो वाइब्रेट करने शुरू हुए, फिर आहिस्ता 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 जब तक थ्रू आउट द रॉड सारे ये फैल नहीं जाते तब तक ये वाइब्रेट होते रहते, तब तक ये पूरी प्रोसेस चलता रहता है। और इस तरीके से हीट ट्रांसफर जो है वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पूरी की पूरी आराम से हो जाती है इजीली। ठीक है, ये सिंपल फिनोमेना इस चीज का। When a copper rod and a wooden stick are heated simultaneously, अब ये किस चीज की बात करें, ये आपके पास वो बात कर रहे हैं कि डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स की बात करें। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स यानी कि इंसुलेटर और कंडक्टर्स की बात करें कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स किस तरह एक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। When copper rod and a wooden stick are heated simultaneously, we find that copper rod's other end heat up more quickly than the wooden stick's other end. क्या कह रहे हैं कि हम जब कॉपर को और वुड को हम दोनों को एक साथ हीट दे रहे हैं, आग नहीं दे रही मैं उनको हीट दे रही हूँ। सही, आग तो दूंगी तो मुझे पता है वुडन स्टिक तो फौरन से जल जाएगी, इसलिए मैं उधर हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि जो वुडन स्टिक है वो, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मैं इसको एक दफा बना के दिखाती हूँ। समझो ये कॉपर की स्टिक है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो, नहीं ये ऊपर वाली वुड की स्टिक है, ये कॉपर की स्टिक है। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि ये वाले जो कॉपर है इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, समझिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो यहाँ जो हीट ट्रांसफर होगा वो बहुत फास्ट होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जल्दी 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 पूरी एंड तक, यानी ये वन एंड है, ये सेकेंड एंड है, सेकेंड एंड इसका जो है वो फौरन से, मतलब थोड़े से टाइम बाद ही ये भी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वुड की बात करती हूँ तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, तकरीबन एक तरह से समझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल आराम से नहीं कर सकेंगे हीट एनर्जी को, जिसकी वजह से ये वाला जो इसका जो सेकेंड एंड है वो इजीली हीट नहीं होगा। ठीक है, वो इजीली हीट जो है वो आपके पास नहीं होगा, तो इससे मुझे ये चीज पता चल जाएगी कि अच्छा वुड जो है वो इट्स अ नॉट गुड कंडक्टर, जबकि जो आपके पास कॉपर है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सही, अच्छा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, अब यहाँ पे ये लोग भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम इनको भी एक दफा देख रहे थे क्या कह रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मेटेलिक rods such as copper rods have a lot of free electron in comparison to vibrating atoms. These free electrons get energy from hot end and transfer energy fast from one end to the second end. ठीक है, ये वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है यहाँ पे। ठीक, we say that the metal transfer heat energy quickly than other solids like wood, glass, etc. कि मेटल जो है वो हीट ट्रांसफर ज्यादा इजीली करते हैं, ज्यादा जल्दी करते हैं अदर देन अदर सॉलिड्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, अब एक तरह एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी इन लोगों ने चेक किया, उसको देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। लेट्स डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड कंडक्टर्स। ठीक है, अपैरेटस में इन्होंने क्या क्या चीजें ली हैं, अपैरेटस किस चीज को कहते हैं, अपैरेटस हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स को, या क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने यूज किए या क्या क्या चीजें उन्होंने यूज की एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको अपैरेटस कहते हैं। अब इन्होंने क्या यूज किया, दे यूज्ड थ्री थिन लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तीन लॉन्ग स्ट्रिप्स लिए लेकिन डिफरेंट मटेरियल की, यानी कि एक कॉपर की होगी, एक आयरन की, एक एल्यूमिनियम की है। ठीक है, और इन्होंने वेजलीन या वैक्स लिए, ड्राइंग पिन्स ली है एंड अ बंसन बर्नर, ये इन्होंने डिफरेंट इनमें इन्होंने चीजें ली हैं। अब क्या हुआ, कंट्रोल वेरिएबल्स क्या है, लेंथ ऑफ द मेटल रॉड, डायमीटर ऑफ मेटल रॉड, पोजीशन इन द बंसन फ्लेम। कंट्रोल वेरिएबल्स का मतलब कि वो जो मेटल रॉड की जो लेंथ है वो भी चेंज नहीं होगी, डायमीटर भी चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, यानी कि बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे पड़े। देखिए ये चार रॉड्स नजर आ रही है मुझे, चार रॉड्स पड़ी हुई है, देखिए ये है ये है ये है ये है, डिफरेंट मटेरियल की। ठीक है, पहली वाली आयरन है, दूसरी कॉपर है, देन ब्रास एंड देन एल्यूमिनियम। ये जो नीचे ये जो चीज लगी हुई है जिसको ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं, ये ड्राइंग पिन्स लगी हुई हैं, इसके ऊपर वैक्स लगी हुई है। ठीक है, अब ये है क्या, इन्हीं रॉड्स के एंड पे ना, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ।
समझो ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड के एंड पे इन्होंने क्या लगाई हुई है, इस रॉड के एंड पे इतनी इन लोगों ने इसके साथ वैक्स लगाई हुई है, यानी कि सॉलिड वैक्स लगी हुई है, मेल्टेड वैक्स नहीं, सॉलिड वैक्स लगी हुई है, ये सारी वैक्स है, ठीक है। और इन वैक्स के अंदर जो है थंपिन, पता है थंपिन किस चीज को कहते हैं? आई गेस थंपिन आप लोगों ने अगर कभी देखी हो, इस तरह की एक पिन होती है, ठीक है। ये थंपिन जो है, ये ड्राइंग पिन उन्होंने इस वैक्स के अंदर इंसर्ट की है। अब होगा क्या कि जब हीट होगी तो जो अच्छा कंडक्टर होगा वो क्या करेगा, वो तेजी से हीट ले लेगा, तेजी से, यानी यहाँ से हीट स्टार्ट होगी, होते 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 तेजी से ये जगह गर्म हो जाएगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते ये वैक्स मेल्ट होने शुरू हो जाएगी और ये पिन जो है वो गिर जाएगी। जो पिन सबसे पहले नीचे गिर गई, या जो वैक्स सबसे ज्यादा पहले मेल्ट हो गई, वो जो है वो बेटर कंडक्टर होगा। समझ आ रही है? इस तरीके से हम सारी अब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, अब मेथड के ऊपर आते हैं। मेथड में ये क्या कह रहे हैं कि द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। Apply small dots of wax at the end of the metal rods and fix drawing pins in them. ठीक है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। Position the other end of the metal rod into the Bunsen burner flame. Make sure that heat reach every metal rod in the same amount. अब हमने इसी तरीके की चार और रॉड्स थी, ठीक है, चार और रॉड्स को लिया है। अब इस तरह एक ये रॉड है, ये दूसरी रॉड है, तीसरी रॉड है, चौथी रॉड है, और इन चारों रॉड्स को आपने जो है वो क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी है। यानी एक जगह आग लगी होगी और वहां चारों का एक एंड जो है ना वो आग के ऊपर होगा, और सब तीनों चारों को एक ही जितनी हीट प्रोवाइड हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एज द हीट फ्लोज थ्रू मेटल रॉड्स, वैक्स विल मेल्ट, पिन विल ड्रॉप। Okay. Record the time taken for the wax to melt and drawing pin to drop off. The fastest time shows the best conductor. अभी जो मैंने ऊपर explain किया exact वही बात होती है। It happens because good conductors allow heat to flow fast through them and cause Vaseline to melt soon. अच्छा, ये जो Vaseline थी ये basically इस wax में उन्होंने यूज किए। Vaseline यूज करें या आप नॉर्मल वैक्स यूज करें, जिस तरह आपका दिल करता है, ठीक है। इसकी वजह से जितनी तेजी से जो है वो हीट जाएगी वहां, तो उतनी तेजी से वो चीज मेल्ट होगी। तो जो पिन पहले गिर गई, यानी वो वाला मटेरियल सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है। रिजल्ट में हमें क्या पता चला, द ड्रॉइंग पिन्स फॉल ऑफ द कॉपर रॉड फर्स्ट। कॉपर रॉड से सबसे पहले निकली, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर एक एक करके दूसरी जो है वो रॉड्स भी ऐसे ऐसा गिरने लगी। Conclusion: From this we can conclude that copper conducts better than aluminium, while aluminium conducts better than iron. यानी सबसे अच्छा कॉपर कंडक्टर है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद आयरन है, और सबसे एंड वाला या सबसे लीस्ट गुड कंडक्टर वो कौन सा है आपके पास, ब्रास वाला होगा, ब्रास रॉड होगी। समझ में आई है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वाइज डिफरेंट मटीरियल्स की कंडक्शन प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि कौन कितना अच्छा कंडक्टर है और कौन कितना अच्छा कंडक्टर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर कंडक्शन। ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज कन्वेक्शन। अब हमने अभी तक जो है वो कंडक्शन के बारे में पता है, दैट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। नाउ वी हैव अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो क्या है, बहुत सारा पानी है। ये पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ है, सही है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि हमने क्या किया हुआ है कि इस कंटेनर के नीचे जो है वो आग लगी हुई, यानी कि हीट एनर्जी इसको मिल रही है। क्या मिल रही है? हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये वाले जो पार्टिकल्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है हीट के साथ, ये वाले पार्टिकल्स, ये जो बॉटम वाले पार्टिकल्स है, ये क्या हो जाएंगे, हीट अप होना शुरू हो जाएंगे। हीट अप होना जब शुरू होता है तो हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर किसी चीज का इंक्रीज होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ऐसा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि वो जो पार्टिकल्स है वो
मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मूव करने की वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स थोड़े करीब करीब थे वो अब थोड़े से दूर दूर हो गए, लार्जर डिस्टेंसेस पे आ गए। सही है, तो वो जो पानी की मॉलिक्यूल करीब करीब थे वो अब लार्ज डिस्टेंसेस पे चले गए, जिसकी वजह से जब पानी, समझो ये पानी, पहले पानी क्या हुआ था, ठीक है, पानी की ये मॉलिक्यूल्स इस तरह असेंबल थे। अब हीट होने के बाद जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे असेंबल होने शुरू हो गए। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ऊपर इन्होंने एक बात की थी, लेस डेंस और मोर डेंस। अब व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मीन्स कि अगर मैं लेमैन में बात करूँ, नॉर्मल इंसान की जबान में बात करूँ, तो भारीपन, सही है, या गाढ़ापन। अब मुझे पता है कि ये जो पानी, जो इतना ज्यादा इसके मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, तो यानी ये मुझे भारी या गाढ़ा फील होगा। जो जिस वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं वो मुझे लाइटर फील होगा, राइट। तो इसका एक तरह से ये मतलब है कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये लाइटर होंगे या लेस डेंस होंगे, और ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, मोर डेंस हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब मुझे ये पता है कि जो हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर फ्लोट करती हैं, है ना। जो हल्की चीजें यानी ये यहाँ पे जो लाइटर एटम्स हैं, जिन जो हीट एनर्जी की वजह से दूर दूर हो गए हैं, तो इनके अंदर क्या हो गई, ये जो इनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से ये ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं दोनों साइड से। ठीक है, और जो ये जो बीच वाला पानी होता है, जो यहाँ जो ऊपर वाला पानी है, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, हाई होती है। हाई डेंसिटी का मतलब ये क्या है, भारी होंगे, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये गाढ़े होंगे। ठीक है, तो अब नीचे से जब पानी ऊपर जा रहा है तो ये जगह जो है, ये स्पेस जो है, ये स्पेस तो खाली हो जाएगी। ये स्पेस खाली हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है मेरे पास कि जो मेरे स्पेस क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये स्पेस खाली हो जाएगी, ये नीचे वाली सारी स्पेस जो है, ये सारी स्पेस जब खाली हो जाएगी तो ये सारी जगह समझो कि मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए और ये सारी जगह खाली हो गई। ठीक है, ये खाली होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स अब नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। ये जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे आना शुरू हो गए, राइट। अब मुझे समझ में आती है बात कि ये जब भी मैं पानी बॉईल कर रही हूँ या चाय बना रही है, कुछ भी कर रही हूँ, तो ये जो पानी इस तरह से उबलने लगता है, मूवमेंट हो रही होती है, ऐसा लगता है कि ऐसे से इस तरह मूवमेंट आपको नजर आती है ना, इस तरह की वजह से साइडों से उठ के पानी बीच में आ रहा हो, साइडों से उठ के पानी बीच में आ रहा हो, तो ये बेसिकली नीचे से उठ के ऊपर आता है, और जो ऊपर वाला पानी होता है वो नीचे वाली स्पेसिस को फिल कर रहा होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठंडे पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, फिर वो दोबारा से गर्म होते हैं, फिर वो लाइटर होते हैं, इतनी देर में ऊपर वाले ठंडे हो जाते हैं, फिर ये दोबारा से इस तरह साइकिल चलता रहता है। तो दिस बेसिकली इज व्हाट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, अब जरा हम दोबारा से आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू बल्क मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स जो गर्म वाले थे वो ऊपर गए, ठंडे वाले नीचे आए, फिर उनमें हीट ट्रांसफर हुई, फिर दोबारा से वो ऊपर गए। तो ये बेसिकली हीट ट्रांसफर का मेथड है, राइट। तो ये वाली हीट ट्रांसफर जो किसी बल्क मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। क्लियर? अच्छा, you can also define it as convection is the transfer of heat energy due to the transfer of the fluid itself. Okay, हमें समझ में आ रही है कि फ्लूइड नीचे से बिल्कुल डिस्प्लेस होके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो ये कन्वेक्शन है मेरे पास। ऑलराइट, अच्छा। कन्वेक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। वी हैव टू मेक श्योर कि कन्वेक्शन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में नहीं। तो ऑब्वियसली अगर किसी में सॉलिड को गर्म करती हूँ तो सॉलिड तो नहीं नीचे से ऊपर आता ना, सॉलिड के पार्टिकल्स तो एक जगह पे फिक्स होते हैं, तो सॉलिड के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, अच्छा, इट कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स, ओनली टेक प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस, कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स। ऑलराइट, एक्सपेरिमेंट है कि as illustrated in the figure 10.10, put some potassium permanganate crystals in the potassium permanganate crystals in the bottom of the beaker filled with the water. ठीक है, आपने एक वाटर है, एक बीकर फिल हुआ हुआ है, उसके अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स डाले। ठीक है, एक केमिकल है, उसकी क्रिस्टल्स आपने डाले, क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आता है। A stream of potassium permanganate travels up
and produces a convectional current when the beaker is heated. अब होता क्या है, ये पिक्चर अगर थोड़ी सी नजर आ रही हो, इस पिक्चर में क्या बता रहे हैं, इस पिक्चर में ये बता रहे हैं कि जो आपका ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, इन एरोज में बेसिकली अगर मैं थोड़ा गौर करती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे धुआं धुआं टाइप नजर आ रहा होता है। ये क्या है, बेसिकली ये बीच में इन्होंने क्रिस्टल्स डाले थे परमैंगनेट के। ठीक है, इन क्रिस्टल्स ने क्या किया, इन क्रिस्टल्स ने, ये क्रिस्टल जो हैं वो, जब ये इनके अंदर से, जब ये सॉलिड था तो सॉलिड जब मेल्ट होने लगा गर्म पानी में, तो इसके अंदर से जो जो इसका पानी, जो इसका पानी कलर्ड होता है, या यू कैन से कि जब मेल्ट हुआ तो ये बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट आई गेस पर्पलिश कलर का होता है, राइट। तो ये मेल्ट हुआ तो इसके ये पानी में मिला, तो ये जो इसके जो नीचे हीटेड पार्टिकल्स है वो पानी में ऊपर ट्रेवल करते हुए हमें नजर आ रहे थे। ठीक है, ये ट्रेवल करते हुए ऊपर नजर आ रहे थे, और ऊपर से फिर जो दूसरे पार्टिकल से पानी, साफ पानी, वो नीचे आता हुआ नजर आता था। अब ये चीज हम ऑब्वियसली जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमें इस तरह समझ भी नहीं आएगी, बट एक आइडिया दिमाग में बंदा लेके आए तो समझ में आता है कि इस तरीके से आपकी जो वाटर है वो उसकी मूवमेंट हो रही होती है, और ये चीज हमें विजिबल होती है अगर हम इससे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। Water at the bottom of the beaker heats up, it expands, becomes less dense. This less dense water rises up and transfer heat energy from the bottom to the top of the container. Then cold water flows downward from the sides and replaces the hot water. This process continues at heat continuously transfer due to the continuous flow of the fluid. ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। अब एक और एग्जाम्पल एट होम टू अंडरस्टैंड इट, हम क्या कर सकते हैं। You can perform another experiment at home to understand the convection process as shown in the figure 10.11. Take blue and red food colors, ठीक है, फूड कलर्स घर में होते हैं लोगों के, जर्दे का रंग ले सकते हैं, या कोई भी केक्स में लोग फूड कलर्स डालते हैं, तो किसी के घर में अगर हो तो यूज ब्लू फूड कलर टू मेक ब्लू कलर आइस क्यूब्स। नाउ टेक वाटर इन ट्रांसपेरेंट bowl or box to and put ice cubes on one side, one of its sides। ठीक है, क्या किया आपने, आइस क्यूब्स में फूड कलर डाल के ब्लू कलर के आइस क्यूब्स बनाए और उनको साफ वाटर में उसको आपने रख दिया। Add warm water on the other side. Place the ink pot filled with red food color on the warm side at the bottom of the container. You will see that the red food color on the warmer side will rise first, and then it will move towards the cooler blue ice side, and cold water being denser sinks and it left its place filled by the red color water। ठीक है, होगा क्या, आपने एक जगह जो है यहाँ पे आइस क्यूब डाला है और ये आपका एक रेड इंक पॉट है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे होता है, अभी हीट होने की वजह से पहले ये इंक पॉट, बिकॉज आइस आपकी ऑलरेडी ठंडी है तो उसके अंदर अभी हीट आने में अभी टाइम लग रहा है, लेकिन ये जो पॉट था रेड कलर का ये पहले हीट अप होके और ये ऊपर चला जाना शुरू हो गया। ठीक है, इसका जो पानी है वो डेंस हो गया, लेस डेंस हो गया, पानी इसको ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, और इसकी जगह जो है वो कोल्ड वाटर ने रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आइस वाली जो पानी था वो गर्म होने लगा तो वो ब्लू कलर भी ऊपर फ्लोट करने लग गया। ठीक है, भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। this process continues and shows the transfer of heat due to the motion of the molecules। ठीक है, सिंपल आपके पास एक एक्सपेरिमेंट का तरीका है अगर आपको घर में इस चीज को चेक करना है तो। नाउ कन्वेक्शनल एंड मरीन लाइफ, कन्वेक्शन और मरीन लाइफ का क्या रिलेशन है आप में। ठीक है, मरीन लाइफ इज जो समुद्री जिंदगी होती है उसमें, और आपकी जो कन्वेक्शन है इसके अंदर क्या रिलेशन है, या इसमें किस तरीके से आप जो है ना वो क्या सिग्निफिकेंस है उसकी वहां पे। ठीक है,
Convection in marine life. Convection is a crucial process that helps support marine life in the oceans. It involves the movement of seawater driven by differences in temperature and salinity across the globe as shown in the figure. अब होता क्या है कि ये किस चीज में हेल्प करता है ये इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सी वाटर की मूवमेंट में हेल्प करता है ड्रिवन बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सेलिनिटी अक्रॉस द ग्लोब जो हमारे जो सी में जो पानी मुसलसल बह रहा होता है मतलब इट्स देयर इज नो स्टार्ट कि कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो वो बहता जा रहा है वो एक स्टेगनेंट जगह पे खड़े होके भी बार बार आगे पीछे फ्लोट कर रहा होता है तो ये क्या वजह है कैसे सारा कुछ होता है ये बेसिकली कन्वेक्शन का इसमें बहुत डीप साइंस है अगर थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझे क्या कह रहे हैं कि सॉल्टी वाटर इज डेंसर देन फ्रेश वाटर राइट इन सम एरियाज सी वाटर becomes saltier and denser especially where a lot of water evaporates due to hot weather. Warm water is less dense than cold water. When the sun heats the surface of the ocean, the water at the surface becomes warmer and less dense. This warm water rises and spreads out across the surface. Cold water is denser than warm water. फिर क्या करते हैं when in polar region the seawater cools down and become denser causing it to sink the ocean depths the movement of water cause conventional currents upward movement of seawater is called upwelling and downward movement of seawater is called downwelling as shown in the figure अच्छा होता क्या है बहुत सिंपल सी चीज है सिंपल सी चीज क्या है कि जो ये वाली जो एग्जांपल है अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग ये तो नॉर्मल एग्जांपल है ये देखो इस तरह के एरोज आ रहे हैं ना नीचे की तरफ ये तो जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल्स पढ़ी तो नॉर्मल वही है कि जो हॉट वाटर होगा वो नीचे वो ऊपर आ जाएगा और जो कोल्ड वाटर होगा वो नीचे आता रहेगा राइट क्योंकि जो ठंड है वो सीधा ऊपर पड़ रही है तो उसकी वजह से ऊपर कोल्ड वाटर है नीचे जो है वो गर्म अगर होगा तो फिर वो ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे आता रहेगा राइट ऊपर इन्होंने ये बात की है कि ये नीचे वाला टेम्परेचर की वजह से ऊपर वाला सेलिनिटी मीन्स सॉल्ट सेलिनिटी का क्या मतलब होता है सेलिनिटी का मतलब होता है सेलिनिटी या सॉल्टिनिटी ये क्या होती है बेसिकली आपकी सॉल्ट की प्रेजेंस की बात हो रही होती है कि सॉल्ट कितना मौजूद है सही है तो जो जहां ज्यादा सॉल्ट होगा वो पानी जो है वो डेंसर कहलाएगा तो जाहिर सी बात है पानी में कोई हम एक्स्ट्रा चीज डालेंगे तो पानी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो जो डेंसर पानी होता है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर आ रहा होता है और जो लेस डेंस पानी होता है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है साफ पानी आ जाता है और जो गाढ़ा पानी होता है वो अंदर चला जाता है ठीक है मतलब एक तरह से एक फ्लो ऑफ वाटर बता रहे हैं इसके अंदर इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है लेकिन एक आपको ग्रेडियंट समझ में आता है अगर आप लोगों को या क्या कहते हैं कंसंट्रेशन में फर्क आई गेस कंसंट्रेशन वुड बी मच easier for you to understand तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है तो वी नो कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा चीज ट्रेवल करती है तो ये जो पानी सारा समंदर पूरी दुनिया में जो ट्रेवल करता है ना वो बेसिकली इन बेसिस के ऊपर करता है सिंपल ठीक है ओके अच्छा अब इसकी वजह से होता क्या है ये अपवेलिंग और डाउनवेलिंग की वजह से हमें बेनिफिट क्या होता है ये सी वाटर को सी एनिमल्स को वो क्या होता है फायदा क्या होता है upwelling typically occurs along coastlines where wind blow parallel to the shore. As surface water is pushed away from the coast, it is replaced by water rising from below. वही वाली बात. This deeper water is usually colder than richer in nutrients, containing nitrogen, phosphate, and organic material as compared to the surface water. Phytoplankton, a tiny plant-like organism, use these nutrients and sunlight to grow and multiply, shown in the figure. Phytoplankton is food source for many marine creatures from small to large. अब ये फाइटोप्लैंक्टन एक तरह का प्लांट होता है ठीक है क्या होता है एक तरह का प्लांट होता है अब ये कैसे ग्रो करता है प्लांट होता है या एक ऑर्गेनिज्म है इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो ये होता क्या है कि ये सनलाइट से और जो मिनरल्स उसको वाटर में मिलते हैं उससे ग्रो करता है तो वो मिनरल्स जो डेंसर वाटर होता है उसके अंदर से उसको मिनरल्स मिलते हैं राइट जो कि डीप सी में चले जाते हैं सरफेस पे जो है वो लेस डेंस पानी होता है अंदर की तरफ मोर डेंस पानी होता है तो वो क्या करता है उसमें से ग्रो होता है और वो उसकी ग्रोथ की वजह से जो मेरीन एनिमल्स है मेरीन जितनी भी लाइफ है वो उससे सस्टेन करती है यानी कि वो उसको फीड ऑन करके उससे वो प्लैंक्टन मैंने बताया जिस तरह ऑर्गेनिज्म है बट इट्स मोर लाइक अ प्लांट
सी प्लांट, ठीक है। तो वो उसको खा के जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक बंदा तो समंदर में जाके वो फूड, फिश फूड नहीं डालता, समंदरों में तो अक्सर लोग नहीं भी डालते। तो वहां जानवर जिंदा कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्हीं जो सी प्लांट्स होते हैं या सी वीड्स भी कहते हैं इनको, उन पे ये लोग गुजारा करते हैं। तो जब तक के वाटर की डेंसिटी में फर्क नहीं आएगा तब तक आपके पास वो मिनरल्स नहीं आएंगे, मिनरल्स नहीं आएंगे तो आपका वो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अ सोर्स ऑफ फूड, और इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज इजी इन द मरीन लाइफ। सेकंड क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। मेनी एनिमल्स लाइक फिश नीड ऑक्सीजन, फिश नीड्स ऑक्सीजन टू लिव। Most oxygen is dissolved in top water exposed to the air. Convection causes this water to go deep in the flow. अब क्या होता है कि जो मरीन एनिमल्स है ऑब्वियसली उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। तो जो सरफेस वाला पानी होता है उस पर डायरेक्ट ऑक्सीजन से कांटेक्ट होता है, तो वो ज्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर कन्वेक्शन की वजह से जब नीचे वाला पानी ऊपर आता है, गर्म पानी ऊपर आता है, और जो ठंडा पानी ऊपर सरफेस पे वो जब अंदर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जो डेंसिटी की वजह से नीचे जाता है, अंदर जाता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मौजूद होता है। तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन जैसे कि एक तरह से हवा से कलेक्ट करके फिर अंदर लेके जाके एनिमल्स को दे रहा है। फिर दोबारा जो ऊपर पानी होता है वो ऑक्सीजन हवा से लेके फिर वो दोबारा अंदर की तरफ जा रहा है, और जो मेरीन लाइफ है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट कैसे होती है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह होती है कि वार्म वाटर ऊपर से रहते हैं, ठंडा पानी वापस आता है, फिर दोबारा से साइकिल चलता रहता है। ड्यू टू अपवेलिंग वार्म वाटर राइजेस अप एंड टेक्स हीट टू द टॉप। Convection distribute heat throughout the ocean. This helps to stabilize the temperature. Also, the movement of warm and cold water around the globe affects the climate pattern, which can affect habitats of the marine life. Simple सी बात है कि हीट, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जब आपस में जगह रिप्लेस करते रहेंगे तो एक टेम्परेचर भी स्टेबल होगा, और उसका बाहर का इन्वायरमेंट भी, बाहर का टेम्परेचर भी चेंज होगा, और जो आपकी मेरीन लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा ठंडे पानी में रहेंगे ना वो बहुत ज्यादा गर्म, क्योंकि वो और कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो एक नॉर्मल स्टेबल टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अ, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस चीज को देख लेते हैं। Rubber is generally a better insulator than air. Rubber has a lower thermal conductivity than air, meaning it can reduce the transfer of heat energy more effectively. Rubber has tightly bound electron which helps to resist transfer of heat. Rubber can resist the flow of heat energy about 4 to 8 times better than air. इसमें सिंपल रबर की बात बताइए कि जो रबर होता है, रबर मटेरियल होता है, वो इंसुलेटर होता है, यानी कि वो हीट कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो एयर फौरन से हीट, यानी कि अगर आग लगी हुई है तो हवा आपकी गर्म हो जाती है फौरन। लेकिन अगर रबर को आप एक एंड से, रबर आपने एक आग में डाला, एक दूसरे एंड से पकड़ा, तो वो हीट ट्रांसफर ही नहीं होती, आपको हीट फील ही नहीं होती उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आपके पास जो है वो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में क्या होता है, ब्रीजेज यानी कि हवा को कहते हैं, ठंडी हवा को कहते हैं। Breeze continuously blow on the coastal areas due to convection. Breeze during the day is called sea breeze and during the night is called land breeze. याद है हमने लास्ट टाइम ये किस जगह पे हमने बात की थी, ऊपर एक कहीं हमने ये बात की थी कि जो आपका, हाँ, वाटर की स्पेसिफिक हीट की हमने बात की थी कि उसकी वजह से ये जो सी में जो गर्म हवा होती है वो लैंड की तरफ जाती है, सॉरी, सी में जो ठंडी हवा होती है लैंड की तरफ जाती है, लैंड से गर्म हवा सी की तरफ आती है। इस तरीके से जो है वो सी ब्रीजेस एक्यूमुलेट होते हैं, सही है। सी ब्रीज यानी ठंडी हवाएं, समुद्री ठंडी हवाएं जो है वो लैंड की तरफ जा पाती हैं। सी ब्रीज में देख लो वही वाली बात लिखी जो हमने पढ़ी थी, ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप क्विकली देन द सी ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक हीट, therefore air above the land becomes hot, expands and become less dense. This hot air above land rises up and cool air above sea move towards the land to fill the gap. ये एग्जैक्ट वही चीज है जो हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लैंड ब्रीज क्या कह रहे हैं, एट नाइट द टेम्परेचर ऑफ द लैंड क्विकली फॉल्स इन द वाटर। अब लैंड उसमें रात के वक्त क्योंकि सूरज चला जाता है तो हमारी जो लैंड होती है वो ज्यादा, उसका टेम्परेचर गिरने लगता है, यानी हीट उसमें से निकलने लगती है। तो उस वजह से क्या होता है कि रात को लैंड ठंडी हवा निकालता है, लेकिन सुबह जो है वो सी से मुझे ठंडी हवा मिलती है, ठीक है। पढ़ लें अगेन, एट नाइट टेम्परेचर ऑफ द लैंड क्विकली फॉल्स इन द वाटर, water can maintain its temperature for a long time, and for a long time, कहाँ है,
Due to its high specific heat capacity. Due to this, air above the sea is hotter than the air above the land. Therefore, the hot air above the water rises up and cool air from the land moves towards the sea to fill the gap. Normal. जो हमने ऊपर पढ़ा उसी की opposite बात की. These breezes continuously blow across the coastal areas and help to maintain moderate climate there as shown in the figure. जो मैंने बताया था कि जो coastal areas होते हैं वो ना बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, एक moderate temperature होता है उनका. So these natural wind patterns help to cool coastal areas during the day and moderate temperatures at night, resulting in the more temperature and stable climate. Sea breezes carry the moisture from the ocean, influencing coastal humidity and precipitation patterns. This continuous blowing of breezes exchange gases from land to sea and sea to land and prevent the stagnancy of gases in the region. ये बड़ी important line है. एक मिनट. This continuous blowing of breezes exchanges gases from the land to the sea and from sea to the land prevents stagnancy of gases in this region. यानी कि वहाँ gases stagnant का मतलब क्या होता है? ये जो आपके पास इन्होंने word बोला है stagnancy का मतलब होता है still, यानी कि कोई चीज रुकी हुई हो, कोई चीज स्टिल हो. ठीक है, तो गैसेस की स्टेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, यानी कि गैसेस उस जगह पे अटकी नहीं रहती, वो फैलती रहती है. ठीक है, ये आपसे वो बात कह रहे हैं. अच्छा, नाउ नंबर सी इज थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाई. अब ये क्या होता है? ड्यूरिंग द डे सन हीट्स एंड the land unevenly. Dark and concrete structures absorb more heat than other areas like grass or water. Therefore, क्या कह रहे हैं पहली लाइन का क्या मतलब है कि जो सी हीट होती है, जो सन हीट होता है, वो क्या करते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. यानी हमें ये पता है कि जो डार्क कलर की चीजें होती है वो हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं और जो लाइट होती है वो नहीं करती. तो ग्रास और वाटर जो है वो बनस्बत बाकी डार्कर चीजों से वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट. Therefore, air above hot areas become less dense and rises from the ground. Air above hot areas become less dense and rises from the ground. This rising hot air surrounds by the cooler air around it forms an air column called thermal. ये देखो, वही वाली बात है सिंपल कि जो हॉट हवा होती है, ये हॉट हवा होती है, ये ऊपर जाती रहती है और जो कूल हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो क्या हो रही होती है, नीचे आ रही होती है. ठीक है, फिर क्या होता है, इस चीज को, इस पैटर्न को मैं क्या बोलती हूँ, थर्मल बोलती हूँ. Birds like eagle and hawks and vultures etc. are expert thermal riders. अब ये thermal riders बड़े expert thermal riders होते हैं. मतलब these birds have large and wide wings. They spread their wings and tilting them slightly upward, they ride on this rising air thermals as shown in the figure. To stay within the thermal and in this rising air, they fly in circles. हमने देखा होगा अक्सर चीलें जो है वो सर्कल्स में मूव करती हैं, ऐसे बड़े बड़े राउंड लगा के ऐसे सर्कल्स में आती है. वो बेसिकली क्या है कि वो हॉट एयर के साथ साथ जा रही हैं और वापस उसके साथ जो है आपके कोल्ड एयर के साथ आ रही है, यानी कि एक तरह से एक सर्कुलर मोशन में वो ट्रेवल कर रही होती है. ठीक है, to stay within the thermal in this rising air, they fly in circles. They glide between thermals and maintain their high altitude without flapping their wings for a longer period of time. You might have seen कि जो आपकी क्रोज होते हैं, कौवे जो होते हैं, वो कैसे करते हैं कि उनके जो विंग्स होते हैं वो फ्लैप होते रहते हैं, यानी कि वो बार बार पर मार रहे होते हैं अपने हवा में. लेकिन जो चीले होती हैं उनके एक ही दफा विंग्स खुले हुए होते हैं और वो इतनी लंबी लंबी उड़ाने वो ले लेते हैं बगैर दोबारा फ्लैप किए, राइट. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड देम कि उनकी डेंसिटी के साथ वो फ्लो करते हैं, लेस डेंस हो जाते हैं तो वो हॉट एयर में रहते हैं तो आराम से उड़ जाते हैं, फिर आराम से नीचे आ जाते हैं. तो ये इस तरीके से वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं. ठीक है, फिर आपके पास आते हैं ह्यूरिकेन्स एंड साइक्लोन्स. अब ये चीजें क्या है, ह्यूरिकेन्स तूफान को कहते हैं, साइक्लोन भी तूफान को कहते हैं. Hurricanes from over warm ocean waters. अच्छा, hurricanes कहाँ बनते हैं? Hurricanes form over warm ocean waters. जो गर्म ओशन का पानी होता है वहां पे ये hurricanes बनते हैं.
The warm water causes evaporation and this moist air rises due to convection. जो हमने अभी बात की थी, पीछे सारी बातें हम कर रहे थे. As it rises, it cools and forms clouds through dense condensation. क्या करते हैं कि जो गर्म ओशंस होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है वो हवा में इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट होने की वजह से वो क्या करते हैं कि वो वहां की कूल डाउन होके और कंडेंस क्लाउड्स बन जाते हैं थ्रू कंडेंसेशन. कंडेंस होके क्लाउड्स बना लेते हैं. This condensation releases latent heat which warms the surrounding atmosphere, making the air there lighter. उस बादल में से हीट निकल रही है और जो सराउंडिंग में एयर है वो क्या हो रही है, लाइट हो रही है. As a result, the air continues to rise, lowering the atmospheric pressure of its surface. This decrease in pressure increases the rate of evaporation, causes more warm water, moist air from oceans to move up. The Earth's rotation causes this rising air to spin, forming a cyclonic system. ठीक है. सिंपल आपके पास क्या होता है, पानी होता है, ये समंदर होता है सिंपल. ठीक है. ऐसे ऐसे क्या आने लगता है, इसके अंदर ऐसे गोले बनने लगते हैं, गोले बनने लगते हैं, गोले बनने, और वो बहुत अजीब सा गोला सा एक बनने लगता है और पानी के नीचे भी जाता है और पानी के ऊपर हवा का इस तरह से वो बन रहा होता है. देखा होगा ना, कार्टून्स वगैरह में देखा होगा. तो ये जो ऊपर जिसकी वजह से अच्छा ये गोल जो घूम रहा है ना, गोल घूमना है इसकी किसकी वजह से कि अर्थ जो है आपका, अर्थ इस तरीके से आपका घूम रहा होता है. अर्थ तो सर्कुलर मोशन में होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एयर जो है वो गोल गोल होना शुरू हो जाती है, वरना स्ट्रेट लाइन में होती. सही. तो ये अर्थ और उसी की वजह से आपका जो पानी होता है वो पानी भी सारा जो है वो इस तरीके से मूव करने लगता है. तो ये बेसिकली दिस इज द वे हाउ द साइक्लोन इज फॉर्म. किस तरीके से साइक्लोन्स आपके पास आते हैं, ये उसकी एक्सप्लेनेशन. ठीक है. As a system gathers strength, it can develop into a hurricane with high wind speeds. सही. Okay, so that's all for this one. अब हम आते हैं थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पर, दैट इज थर्मल रेडिएशन. Heat transfer through electromagnetic waves doesn't require any physical contact. For example, the sun heat that earth heats the earth through radiation. You feel warmth from a fireplace even at a distance. The process of transfer of heat in the form of electromagnetic radiations or infrared radiation is called radiations. What they want to say is कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं जो कि पार्टिकल्स के सूरत में ट्रेवल करती हैं. ठीक है. जो पार्टिकल्स और वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती हैं. तो हमारे पास जो सन रेज है, जो सन अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो बेसिकली कांटेक्ट तो सन से नहीं हो रहा हमारा डायरेक्ट, अर्थ का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है. तो वो किस वजह से होती है, वो इन वेव्स की वजह से जो है हम तक पहुंचती हैं, वो रेडिएशन की वजह से पहुंचती है. तो जो भी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू होती है, उसको मैं रेडिएशंस कहती हूँ सिंपल. हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर्स अ मीडियम. अब कंडक्शन और कन्वेक्शन को कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई चीज चाहिए टू ट्रेवल, टू ट्रांसफर, राइट. कंडक्शन में टच करना होता है या कांटेक्ट करना होता है, कन्वेक्शन में ट्रेवल हो रहा होता है पानी ऊपर से नीचे. ठीक है. However, heat transfer through radiation does not require a material medium. उसको किसी material medium की जरूरत नहीं होती. वैक्यूम में भी होता है. There is a vacuum between Earth and Sun. सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है. हम तो ये कह सकते हैं ना कि अच्छा ये तो एयर है, इस वजह से एयर पार्टिकल्स में ट्रेवल हो रहे हैं, बट नॉट एयर. सन और अर्थ के बीच में कोई एयर नहीं होती, वो स्पेस वैक्यूम होती है. एयर जो है वो सिर्फ अर्थ में होती है, सन और अर्थ के बीच में नहीं होती. देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम टू. ठीक है. तो वो जो डिस्टेंस कवर करके हीट हम तक पहुंच रही है, अर्थ तक आ रही है, तो वो बेसिकली उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से होती है, जो कि उसकी सन की हीट हम तक पहुंच रही होती है. ठीक है. द सन बट स्टिल हीट infrared radiation also known as IR radiations and light reaches the earth. ठीक है. जैसे मुझे पता है कि लाइट भी वेव्स में ट्रेवल करती है, इसी तरह हीट भी मेरे पास वेव्स में ट्रेवल करती है. तो जिस तरह रोशनी आ रही है वैसे मेरे पास हीट भी पहुंच रही है. ठीक है. लाइट इज द फास्टेस्ट एंटिटी इन नेचर. वी नो सबसे स्पीड कौन सी चीज होती है, स्पीड में कौन सी चीज ट्रेवल करती है, दैट इज लाइट. ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूडिंग हीट मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट. जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करती है, विच इज 3 into 10 to power 8.
Therefore, the radiation is the fastest method for transfer. इसीलिए रेडिएशन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेथड है ट्रांसफर, बिकॉज ये किस स्पीड पे हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करती है. Every object emits infrared radiation, but hotter object emits greater amount of it. क्या कह रहे हैं कि सारी ऑब्जेक्ट के अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं, वी एग्री, लेकिन जो हॉटर ऑब्जेक्ट, जो गर्म चीजें होती हैं, उनके अंदर से बहुत ज्यादा निकलती है, जैसे कि सन हो गया. सन emits large amount of radiation, whereas less hot bodies like human body emits small amount of. अच्छा, अब इसका कैसे एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ. यू हैव सीन के सन की तो चलो मुझे समझ में आ गई कि सन आता है तो जैसे आता है, सूरज पड़ता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो फॉरन आई फील द हीट, राइट. लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि हर एक चीज में इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, तो हाउ कैन वी सी दैट, या हाउ कैन वी प्रूव दैट. तो ऐसा होता है ना कि गर्मी में आप जब किसी के साथ बैठे होते हैं, फ्रेंड के साथ या बहन भाई के साथ या किसी के साथ बैठे होते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि यार थोड़ा साइड पे हो, जो गर्मी लग रही है, राइट. ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी से हीट निकल रही होती है. वो बेसिकली एक्चुअली में हीट ही होती है, जो कि हर इंसान में, हर ह्यूमन बॉडी में मौजूद होती है, जो कि इमिट हो रही होती है थोड़ी थोड़ी अमाउंट, बट दैट इज वेरी स्मॉल. अगर इतने करीब सूरज बैठा हो तो विल जस्ट रोस्ट आउट, राइट. तो दिस इज द डिफरेंस कि सन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एमिट करता है, वेयर इज बॉडी बहुत स्मॉल अमाउंट में हीट रेडिएशन एमिट करती है. ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सर्फेसेज. अब डिफरेंट सर्फेसेज में कैसे डिफरेंट इफेक्ट होते हैं हीट एनर्जी के, यानी सर्फेस पे कैसे डिपेंड करती है. All the objects absorb as well as radiate heat energy in the form of infrared radiations. ये तो मुझे पता चल गया कि किस शक्ल में आती है मेरे पास infrared radiations. The amount of thermal radiation emitted by an object or absorbed depends on the different factors. कि कितनी thermal radiation emit हुई है किसी ऑब्जेक्ट से, वो उसके कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे कि पहला फैक्टर है सरफेस कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, के कलर क्या है. वी नो, पहले भी मैंने बात की थी कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो ज्यादा जल्दी, उसमें कहते हैं ना कि गर्मी में डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए, गर्मी लगती है फिर, क्योंकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और उतने ही ज्यादा एमिट भी करते हैं. ठीक है. लेकिन जो लाइटर कलर्स होते हैं वो बहुत कम हीट, इसीलिए गर्मियों में बहुत लाइट, लोग बहुत लाइट लाइट कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते. ठीक है. कूल कूल कलर्स पहनते हैं, ठंडे ठंडे कलर्स पहनते हैं. अब इसको पढ़ लेते हैं. डिफरेंट कलर सर्फेसेस हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन एंड एमिटिंग एबिलिटीज. अब ये वजह क्या है, वो उनकी एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग एबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी सकत है एब्जॉर्ब करने की हीट और कितनी सकत है निकालने की हीट. ठीक है. अ गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर, बट ये बात याद रखें कि अगर गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी होगा, बट इट इज अ बैड रिफ्लेक्टर. रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो चीज वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, होल्ड कर लेता है अपने पास. For example, wearing black clothes on a sunny day absorbs more heat and warms us. Black colored surfaces are good emitters. That's why laptop chargers are made of black colored surfaces. अच्छा, अब ये चीज देखो बड़े मजे की. That's why laptop chargers are made up of black surfaces. इन्होंने क्या बोला कि ब्लैक चीज एब्जॉर्ब भी ज्यादा हीट करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है. अब जो ब्लैक लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं, हमने देखा है जितने भी लैपटॉप होते हैं आज तक उनके चार्जर ब्लैक ही आते हैं, राइट. अब क्या कह रहे हैं कि उनका कलर ब्लैक क्यों होता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू कूल इट क्विकली. मतलब ये कि जो लैपटॉप की वजह से जो चार्जर में हीट आ रही थी, जो गर्म हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो वो गर्म तो होता है लेकिन साथ साथ वो फौरन से इमिट भी कर रहा होता है, उसके अंदर से गर्मी निकल भी रही होती है, वो फौरन इमिट भी कर रहा होता है, तो अंदर का सिस्टम फिर सही रहता है, फिर हम लंबे लंबे 24-24 घंटे तक लैपटॉप को चार्ज पे लगा के हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली द वर्स्ट एब्जॉर्बर ऑल्सो द वर्स्ट emitter, वाइस वर्सा, बट इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर. बट ये रिफ्लेक्ट अच्छा करते हैं. जैसे कि शाइनी सिल्वर सर्फेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स, दैट्स व्हाई कार विंडस्क्रीन शेड्स आर मेड फ्रॉम सिल्वर कलर सर्फेसेस. मतलब क्या कह रहे हैं कि जो शाइनी सर्फेसेस यानी जो लाइट कलर के सर्फेसेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि वो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, अच्छे रिफ्लेक्शन देते हैं, और वो हीट भी कम लेते हैं. इसीलिए जो विंड स्क्रीन होती है गाड़ियों की, वो बेसिकली सिल्वर कलर से बनाई जाती है, लाइट कलर्स की होती है, ताकि
रिफ्लेक्शन एक तो अच्छी हो कि आपकी जो गाड़ी के अंदर से जो एक रिफ्लेक्शन आ रही होती है, ब्यूटी एक तरह से पर्पज होता है, बट उसके साथ साथ कि वो बहुत ज्यादा हीट ना एब्जॉर्ब करे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी गर्म होती है तो बहुत नुकसान होते हैं उससे। नाउ द टेक्सचर ऑफ द सरफेस, अभी तो हमने बात कर ली कलर की, अब सरफेस का टेक्सचर कैसे इसके अंदर चेंजेस लेके आता है। टेक्सचर इज क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट कैन बी नोन बाय टच, ठीक है। टेक्सचर होता क्या है, बेसिकली किसी चीज की क्वालिटी की जिसको मैं टच करूँ तो मुझे फील हो। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर किसी चीज का सरफेस स्मूथ है तो उसको टच करने से मुझे स्मूथ फील होगा, कुछ कोई टेक्सचर फील नहीं हो रहा, उसमें कोई उभरा उभरा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी तरह अगर मैं कोई और चीज लेती हूँ, कोई डिजाइन वाली चीज लेती हूँ जिसके ऊपर कोई चीज बनी हुई होती है, या कोई एग्जाम्पल इसकी ऐसे ले लें कि कुछ जो घरों में टाइल्स होती हैं, वो टाइल्स उन्होंने ऐसे लगाई होती है जैसे ऊपर से उभरी हुई होती है थोड़ी सी, तो अगर उसको मैं ऐसे हाथ लगाती हूँ ऊपर से तो ऐसे लगता है कि मुझे उसका टेक्सचर, उसमें फील आ रहा है कि उसका सरफेस ऊपर नीचे रफ सरफेस हुआ हुआ है, राइट। तो वो ऐसी चीज जो उसको मैं टच करके वो कर सकूँ, फील कर सकूँ, वो टेक्सचर कहलाता है। और द डिग्री टू विच समवन इज रफ और स्मूथ और हार्ड, एक तो someone that can be touched और the degree to which something is rough or smooth or soft or hard, मतलब कि या फिर ये पता करना, ये चीज निकालना कि कोई चीज कितनी स्मूथ है, या कितनी सख्त है, या कितनी हार्ड है, या कितनी जो है वो रफ है, ये चीज निकालना, ये चीज पता करना मेरे पास जो है वो भी टेक्सचर में आता है। टेक्सचर ऑफ अ सरफेस कैन बी, अब टेक्सचर किस किस तरह के हो सकते हैं, रफ हो सकता है, बम्पी हो सकता है, स्लिक, स्क्रैची, स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट, प्रिकली, बहुत सारे तरह के टेक्सचर होते हैं। कुछ आपके पास जो है वो कपड़ों का टेक्सचर होता है, कुछ आपके पास कवर्स का टेक्सचर होता है, डिफरेंट चीजों का टेक्सचर आपके पास आता है। रफ एंड डल एंड डार्क सर्फेसिस आर गुड एब्जॉर्बर्स, जो रफ स्ट्रक्चर्स हो, रफ टेक्सचर की चीजें हो, डल हो और डार्क हो, वो अच्छे एब्जॉर्बर्स एंड इमिटर्स रेडिएशन होते हैं, बट दे आर वर्स्ट रिफ्लेक्टर्स, व्हाइल स्मूथ एंड शाइनी सर्फेसेस आर बैड एब्जॉर्बर्स एंड दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स। बिफोर पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द हाउस दे आर मेड स्मूथ एंड यूजुअली पेंटेड व्हाइट, ऐसा ही होता है। जब घरों को जो है वो पेंट किया जाता है तो उनको पहले बिल्कुल स्मूथ करके और फिर उसके ऊपर जो सीमेंट होती है उसको बिल्कुल स्मूथ करके उसमें पहले व्हाइट पेंट करते हैं, so that they could become good reflectors and less absorbers, कि वो हीट कम से कम एब्जॉर्ब करें। इट हेल्प्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द हाउस, ओके। ज्यादातर घर हमने देखे होंगे कि वो वाइट और लाइट कलर्स में होते हैं, कोई किसी का बहुत ब्लू या बहुत डार्क ब्लू या डार्क ग्रीन या डार्क ब्लैक, इस तरह के कलर्स नहीं रखते वो लोग, ठीक है, कूल कलर्स होते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करते हैं, एज द सेम टेम्परेचर अ हॉट बॉडी with a big surface area emits more radiation and a body with small surface area emits smaller radiation। ये तो सिंपल मुझे पता चल रहा है कि जितनी ज्यादा सरफेस होगी, जितनी हॉट बॉडी है, अब वो जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा हीट देगी, जितनी छोटी होगी उतनी कम हीट देगी। इट्स जस्ट दैट, ठीक है। देयरफॉर heat radiator installed in the houses, car radiators etc have large surface areas which helps them to radiate quickly, okay। For example, infrared heater that primarily emits infrared waves have larger plate area so that it could radiate more heat, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या था, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्ट्रक्चर्स था। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रेडिएशन, अब टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट पड़ता है, as we know that object absorb as well as radiate heat. Rate of radiation emitted by an object is directly proportional to the temperature. कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन होगी, यानी जितनी गर्म होगी चीज उतनी ज्यादा आपका रेडिएशन निकलेगी। कैसे, high temperature objects radiate more than low temperature bodies. Simple. Sun has high temperature and large surface area. It emits large amount of radiation while cooking stove has low temperature and small surface area, then yes, it emits less amount of radiation. इसमें कुछ भी इस तरह का मुश्किल नहीं है, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, just reading material. When an object is absorbing more heat than radiating, its temperature will rise. When the object is emitting more radiation than absorbing, its temperature will drop. यानी कि वो अगर absorb ज्यादा कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वो emit ज्यादा कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा या कम होगा। The object will remain at same temperature if it is absorbing and radiating at equal rates. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो absorb और radiate equal उस पे ही कर रहा है
तो वो क्या होता है, वो फिर नॉर्मल रहता है कि जैसे जैसे एब्जॉर्ब करे वैसे वैसे रेडिएट भी करे, तो उसका टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। वी नो कोई भी चीज सेम होती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। A hot cup of tea is placed on the table. Initially, its temperature is higher than its surrounding. अब ये हमने एक दफा बात की थी चैप्टर के स्टार्ट में कि why when I place a hot cup of tea on the table, तो वो खुद ही रखे रखे ठंडा क्यों हो रहा है, राइट। मैंने तो उसके अंदर कोई आइस क्यूब्स डाले ही नहीं है, इफ यू रिमेम्बर माई सेंटेंस फ्रॉम द लास्ट टाइम, कि मैंने इसमें कोई आइस क्यूब्स तो डाले ही नहीं है, ना मैंने इसको कोई किसी किस्म की कोई ठंडक प्रोवाइड की है। गरम गरम कप का चाय का कप में रखती हूँ टेबल पे और थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। अब क्या है वजह, जरा इसको देखते हैं। इनिशियली इट्स टेम्परेचर इज हायर देन इट्स सराउंडिंग। पहले क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर ज्यादा था और सराउंडिंग का कम होता है, राइट। इट विल बी इमिटिंग रेडिएशन एट फास्टर रेट। तो ये रेडिएशन बहुत फास्टर रेट पे इमिट करेगा, बहुत तेजी से रेडिएशन निकालेगा। इट्स टेम्परेचर विल डिक्रीज, और जैसे जैसे हमने पढ़ा होता है ग्रेडियंट की हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती है। तो कप ऑफ टी में टेम्परेचर हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है, सराउंडिंग में लेस है, तो वो कप ऑफ टी से जो है वो बाहर की तरफ ट्रेवल करेगी हीट उसकी, ठीक है। Its temperature will decrease. After a while, its temperature will reach a temperature of the surrounding. It will be reach thermal equilibrium. फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टेम्परेचर निकल के कि उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग से बराबर हो जाएगा और फिर वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कि फर्दर और फिर वो मेरे पास चाय, ऐसा नहीं होता कि चाय बड़ी बड़ी बर्फ हो जाए कि टेम्परेचर तो निकलता रहे बर्फ हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे आके जब टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम हो जाता है कि बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर सेम हो जाए, तो ऑब्वियसली वहीं पे चाय रुक जाती है, और तो ज्यादा ठंडी नहीं होती ना, उतनी की उतनी ही रहती है। हाँ, अब अगर वही चाय मैं एसी वाले रूम में लेके जाऊँ तो जितना एसी का टेम्परेचर है तब तक चाय ठंडी होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, लेस्ली क्यूब क्या होता है? लेस्ली क्यूब इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ डिफरेंट surface textures affect the emission of thermal radiation. It consists of four sides having different structures. Surfaces usually they are black and white painted. A matte black or dark colored surface when shiny metal surface. It is a hollow cube with the lid at its top. Hot water is used usually to heat the interior of the cube. An infrared thermometer as detector is used to measure the amount of air emitted from each surface of the cube. एक cube है simple, उसकी different sides हैं। ये cube है but it's not quite visible. तो ये क्यूब है, ठीक है, इसकी डिफरेंट साइज होंगी, ऐसे करके होगा ये। एक के साइड होगी, के साइड होगी, के साइड होगी। इसमें डिफरेंट टेक्सचर डिफरेंट कलर्स हैं। कुछ जगह कुछ जो है वो आपके पास कुछ सरफेसेस जो हैं वो ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है, और कुछ सरफेसेस जो हैं वो आपके पास वाइट कलर के होंगे। तो उस पर डिपेंड करता है, और उसके ऊपर जो है आपके पास डिफरेंट, यहाँ से डिफरेंट तरीके की हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, यहाँ से डिफरेंट तरीके की हीट एमिट हो रही होगी, यहाँ से डिफरेंट। तो वो आप मेटल डिटेक्टर से, ये इंफ्रारेड डिटेक्टर है, ये आप चेक करके बताएगा कि कौन से सरफेस से कितनी अमाउंट ऑफ हीट एमिट हो रही है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक डिटेक्टर है, ये इसकी सिंपल मेथड है। इट्स नथिंग इज टू रीड सो मच। अच्छा, इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी कैन हैव फॉलोइंग रिजल्ट्स। क्या क्या कंक्लूजन है, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं कि जो आपका ब्लैक सरफेस है, इट इज द बेस्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर बट वर्स्ट रिफ्लेक्टर। जो बेस्ट सरफेस था वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर था और बहुत अच्छा एमिटर था। डार्क कलर्ड सरफेस इज गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर बट बैड रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये गुड है। ब्लैक सरफेस होगी वो बेस्ट होगी। डार्क थोड़ा सा लाइक इट्स नॉट ब्लैक, इट्स लेस देन ब्लैक बट इट्स डार्क, तो ये गुड एब्जॉर्बर में आ रहा है। व्हाइट सरफेस है वो गुड रिफ्लेक्टर गुड एब्जॉर्बर में आ रही है, और जो शाइनी होंगे, ज्यादा शाइनी जो होंगे, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर या बेस्ट एब्जॉर्बर एंड बेस्ट एमिटर्स होंगे। सॉरी, बेस्ट नहीं, इट वुड बी बेस्ट वर्स्ट, सॉरी, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर बट वर्स्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर, ठीक है, कि वो क्या है आपके पास बेस्ट रिफ्लेक्टर है बट वर्स्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर्स होते हैं। ये बैड एब्जॉर्बर एंड एमिटर हैं, डार्क हैं वो गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर हैं, और जो ब्लैक होंगे वो बेस्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर हैं। दीज आर द डिफरेंसेस। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बेच के अंदर करवाते हैं।
सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।